नागिन निविशा अपने कक्ष में बैठी जादुई गोले पर पृथ्वी लोक के नजारे देख रही थी। तभी उसकी माँ वर्षिका पूजा की थाली लिए वहाँ आकर कहती है, तुझे ये जादुई गोला कोई खिलौना प्रतीत होता है क्या? हर कुछ क्षण पर इसे ही निहारने बैठ जाती है। हाँ तो क्या करूँ? जाकर किसी को डसूं या नागिन अवतार में इधर उधर रेंगती भटकूं? माँ, ये नागिन जीवन भी भला इतना बोरियत भरा क्यों है? हमारे पास करने को कोई कार्य ही नहीं है। हाँ तो शिव की भक्ति में अपना ध्यान लगा, समय कब बीत जाएगा इसका एहसास ही नहीं होगा। माँ, 100 वर्षों की तपस्या भक्ति करने के बाद इच्छाधारी नागिन बनी हूँ और फिर सुबह शाम भोलेनाथ का स्मरण भी करती हूँ। अभी भी कितनी भक्ति करूँ? तो तू करना क्या चाहती है? मैं आत्मनिर्भर नागिन बनना चाहती हूँ माँ। जो सुबह उठने के लिए अपनी माँ की आवाज पर निर्भर रहती है, उसके मुंह से ये आत्मनिर्भर जैसे शब्द शोभा नहीं देते। नालायक नागिन, चल मंदिर जाने में विलम्ब हो रहा है। माँ, मेरी बात तो सुन लो। जैसे पृथ्वी लोक के लोग व्यापार करके धन अर्जित करते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी नागलोक में कोई व्यापार करना चाहती हूँ, ठीक उस ब्यूटी पार्लर वाली नागिन की तरह। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ निविशा की सखी नागिन जाहिरी आती है, जिसे देखकर नविशा की माँ उसे कहती है, अब अपनी व्यर्थ की बातें अपनी सखी को सुना, मैं मंदिर की ओर प्रस्थान करती हूँ। अरे माँ, सुनो तो सही। वर्षिका उसकी बात को अनसुना करते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी जाहिरी कहती है, क्या हुआ? चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है तेरा? क्योंकि प्रसन्नता जैसा कुछ है ही नहीं जीवन में। अब देखना, सुबह उठो, जहर पियो, फिर उधर उधर रेंगते भटको। हमें भी पृथ्वी वासियों की तरह किसी कार्य में व्यस्त होना चाहिए ना। और वो कार्य क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार वो ब्यूटी पार्लर वाली नागिन ने अपने काया पलट के केंद्र की दुकान खोली, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपनी एक दुकान खोलनी है। नागलोक में दुकान? किंतु किस प्रकार की दुकान खोलने की इच्छा है तेरी? इस विषय में मैंने अब तक विचार नहीं किया। तू कोई सुझाव दे। सुझाव के लिए तो पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारी दुकानें हैं। हाँ, ये तो सत्य है। देर किस बात की है, चल चलते हैं। दोनों नागिनें नागलोक से धरती लोक की ओर चल पड़ती हैं। कुछ देर में दोनों अपने इंसानी रूप में धरती पर आती हैं। तो नविशा की नजर एक सब्जी वाले पर जाती है, जो ठेले पर बहुत सारी सब्जियां लेकर बेचने निकला था। तभी जाहिरी उससे कहती है, नविशा देख, अपने नागलोक जैसा काया पलट केंद्र, चल वहाँ चलते हैं। क्यों? अब तू क्या पृथ्वी लोक पर अपना श्रृंगार करवाएगी? तू चल तो सही। दोनों एक बड़े से ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, जहां एक और किसी का मेकअप हो रहा था, तो दूसरी तरफ बहुत सी लड़कियां मेकअप का सामान भी ले रही थी, जिसके कारण उस पार्लर में बहुत भीड़ थी। सामान लेने के लिए इतनी भीड़ देखकर नविशा के दिमाग की बत्ती जलती है और वो वहां से सामान खरीदती है। सामान लेते हुए उसकी नजर पार्लर के एक कोने में चल रहे टीवी पर जाती है, जिस पर एक पिक्चर में नाना पाटेकर ठेले पर सब्जियों को आवाज लगाकर बेचने का सीन कर रहा था। उसके आवाज लगाने के तरीके को वो ठीक से याद कर लेती है और सारा सामान लिए अपने सखी के साथ नागलोक आकर कहती है, मुझे सुझाव मिल गया। मैं नागलोक में श्रृंगार की वस्तुओं की दुकान खोलूंगी, उनका विक्रय करूंगी। इस कारण से तूने पृथ्वीलोक से इतनी श्रृंगार का सामान लिया? अब देखना, सुबह नागिन नविशा की दुकान का शुभारंभ होगा। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है। अगले दिन नागिन नविशा नागलोक के मुख्य मार्ग पर अपनी शक्तियों से एक लकड़ी का ठेला प्रकट कर उस पर पृथ्वी लोक से लाया सारा सामान रख देती है और कहती है, हे भोलेनाथ, आपको स्मरण करके मैं अपने श्रृंगार की दुकान लगाने जा रही हूँ। मेरी दुकान की चर्चा पूरे नागलोक में हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। चलो अब वस्तुओं की बिक्री के लिए आवाज लगाना शुरू करती हूँ। क्या कहा था उस चलचित्र वाले नायक ने? हाँ, बिंदिया ले लो, पाउडर ले लो, लाली ले लो। इस तरह वो नागलोक में एक जगह श्रृंगार के सामान का ठेला लिए इसी तरह आवाज लगाना चालू करती है। तो कुछ देर में उसके मार्ग से गुजर रहा वीरेश्वर नाग उसकी आवाज सुनकर उसके ठेले की ओर आता है। तभी नविशा कहती है, नागिन नविशा की दुकान पर तुम्हारा स्वागत है नाग वीरेश्वर। कहिए, क्या लेने की इच्छा है तुम्हारी? नहीं, मुझे श्रृंगार का सामान खरीदने की क्या आवश्यकता है।
वो तो विचित्र सी आवाज सुनकर मैं यहाँ चला आया, किंतु तुमने ये दुकान खोली क्यों है, वो भी नागलोक के बीच मार्ग में? ताकि मैं भी एक कामकाजी नागिन बन सकूं। तुम चाहो तो अपनी पत्नी के लिए मेरी दुकान से कोई वस्तु ले सकते हो। नविशा की बात सुनकर वीरेश्वर उसके ठेले पर रखे सामान को देखते हुए एक लिपस्टिक उठाकर कहता है, नविशा, ये वस्तु किस प्रयोग में आती है? ये होठों को रंगने के प्रयोग में आती है। इसे लगाने से होठ रंगीन और सुंदर प्रतीत होते हैं। तब तो ये रागिनी को अवश्य भाएगी। उसके लिए उपहार के रूप में ले चलता हूँ। इसका मूल्य क्या होगा? अधिक नहीं, केवल एक पात्र जहर। तभी वीरेश्वर उसे एक पात्र जहर देता है, जिसे वो अपने पास रखे एक छोटे से मटके में डाल देती है और वीरेश्वर वो लिपस्टिक लिए वहाँ से चला जाता है। इस तरह उस मार्ग से गुजरने वाले नाग नागिन उसकी आवाज सुनकर दुकान पर आते और जहर के बदले कोई न कोई श्रृंगार का सामान ले जाते। समय बीतता है। इस प्रकार उसकी दुकान की चर्चा पूरे नागलोक में होती है। इस विषय का जब काया पलट केंद्र की नागिन को पता चलता है तो वो भी अपने पार्लर के लिए श्रृंगार का सामान लेने उसकी दुकान पर आती है और उसे एक ठेले पर सामान विक्रय करते देखकर हंसते हुए कहती है, तो ये है तुम्हारी दुकान? नविशा, तुम मूर्ख हो क्या? इस प्रकार लकड़ी के ठेले पर ये कुछ सामान रखकर विक्रय करने को दुकान खोलना नहीं कहते। दुकान तो मेरे काया पलट केंद्र जैसी होती है, जहाँ लोगों को यूँ आवाज देकर बुलाना नहीं पड़ता। रहने दो, मेरी दुकान की सफलता शायद तुमसे देखी नहीं जा रही, इसीलिए इस प्रकार की व्यर्थ बातें कर रही हो। सफलता? अरे यहाँ एक भी ग्राहक नहीं है। वो तो तब आएंगे ना जब तुम आवाज लगाओगी। कैसे आवाज लगाती हो तुम? एक बार बताना तो जरा। अपने कार्य से कार्य रखो और मेरे कार्य से अपनी पूंछ बाहर ही रखो। मैं तो यहाँ कुछ खरीद नहीं आई थी, किंतु तुम्हारी एक गरीब दुकान देखकर मेरा विचार बदल गया। चलती हूँ। वो जा ही रही थी कि तभी उसकी लंबी चोटी लहराकर निविशा के जहर के मटके पर जाकर लगती है और उसका मटका जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिससे सारा जहर जमीन पर फैल जाता है। इससे पहले कि नविशा शविक्षा को 2-4 सुनाती, वो वहाँ से गायब हो जाती है और नविशा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, मेरी दुकान खोलने का क्या फायदा हुआ? इस दुष्ट समीक्षा के कारण तरह तरह का इकट्ठा किया हुआ जहर फैल गया। बताओ, कितने अलग अलग तरह के जहर का मिश्रण था और कितना शक्तिशाली और जहरीला था। इस समीक्षा को तो मैं सबक सिखाऊंगी। पहले अपनी श्रृंगार की दुकान मुझे एक अच्छी जगह पर व्यवस्थित करनी होगी। इस विषय में वो अपनी माँ से बात करती है और अपनी माँ की राय लेते हुए वो अपने भवन के निकट ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर एक छोटी सी दुकान का निर्माण करती है और वहाँ श्रृंगार का सभी सामान रखती है। साथ ही वो पुष्पों से बने हार और ताज भी खुद ही बनाकर उन्हें श्रृंगार की वस्तुओं में शामिल कर विक्रय करने लगती है और अपनी दुकान का नाम उसने श्रृंगार केंद्र रखा था। एक रोज जब उसकी सखी जाहिरी उसकी दुकान से चमेली के फूलों से बना ताज ले रही थी, तो वहाँ अचानक नागराज प्रकट होते हैं, जो जाहिरी के हाथों से वो फूलों का ताज लेकर कहते हैं, अत्यंत सुंदर। प्रणाम नागराज। नागिन नविशा, तुम्हारी श्रृंगार की दुकान की चर्चा सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। क्या मैं भी यहाँ से कोई वस्तु नागरानी के लिए ले सकता हूँ? अवश्य नागराज। फूलों का ताज और ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ, क्या मूल्य है इनका? नागराज, भला आपसे ये किस प्रकार मूल्य ले सकती है ना नविशा? क्यों? ये दुकान मैंने मुफ्त की वस्तुओं के विक्रय के लिए खोली है। नागराज, इन दोनों वस्तुओं के लिए आपको अपना 2 पात्र मूल्यवान जहर देना होगा। 2 पात्र? ठीक है। कुछ देर में नागराज वहाँ से चले जाते हैं, तो उसके दिए जहर को देखकर नविशा कहती है, अब तो मुझे इस नागलोक के सबसे जहरीले नागराज का जहर प्राप्त हो गया है। अब लग रहा है कि इस दुकान के कारण मुझे कितना लाभ हो रहा है। भोलेनाथ करे मेरी ये दुकान यूं ही तरक्की करती रहे। जय भोलेनाथ की। नागराज दक्ष अपनी पुत्री रुद्रिका को अपने पुत्र रक्षित के आगे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो पुत्र और पुत्री को एक समान नहीं मानता था। ये चीज रुद्रिका को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय नागराज अपने पुत्र रक्षित के साथ अपने कक्ष से निकल रहा था
कि तभी सामने से आ रही रुद्रिका उससे टकरा जाती है, जिस पर वो कहता है, तुम अपने नेत्रों को अपने कक्ष में ही छोड़कर आई हो क्या? देख कर नहीं चल सकती हो तुम? रुद्रिका, जब तुम्हें पता है पिताजी तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते, तो तुम बार बार उनके सामने इसलिए आती हो क्या ताकि उन्हें क्रोध आए? माफ कीजिए पिताजी, हमने ध्यान नहीं दिया। और भैया आप जैसा बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमने जानकर कुछ भी नहीं किया। तुम ध्यान देती ही कब हो किसी भी चीज पर? तुम किसी काम की नहीं हो। हर काम के योग्य तो केवल मेरा पुत्र रक्षित है। मेरे बाद नागलोक के नागराज की गद्दी और उसकी पूरी जिम्मेदारी केवल यही उठा सकता है। पिताजी, आप मुझे नागलोक की गद्दी पर बैठाएंगे? सच में? हाँ पुत्र, उस पर बैठने के लिए तुमसे ज्यादा योग्य कोई नहीं है। मेरे ऊपर इतना विश्वास करने के लिए धन्यवाद पिताजी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? आखिर आप हमेशा हमसे ऐसे ही क्यों बात करते हैं? अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें बताइए, हम उसे सुधार करेंगे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आगे से मेरे सामने मत आना कभी। दक्ष इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और रुद्रिका रोते हुए अपने कक्ष में चली जाती है। कुछ समय बाद उसकी माँ नागरानी यामिनी उसके कक्ष में आती है और उसे रोता हुआ देखकर कारण पूछती है, जिस पर रुद्रिका उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर यामिनी कहती है, पुत्री, तुम्हें नागराज की बात सुनकर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो आज भी पुत्री और पुत्र को एक समान नहीं समझते हैं। लेकिन ये तो गलत है ना माँ, हमें इस सोच को बदलना चाहिए। अगर नागलोक के नागराज की ऐसी सोच होगी तो हमारे नागलोक का क्या होगा? हम अपने नागलोक के नाग नागिनों को एक समान अधिकार कैसे दिलवा पाएंगे? मैं बस इतना कहूँगी कि हर चीज और हर सवाल का जवाब होता है, जो समय आने पर मिल जाता है। और मुझे विश्वास है नागराज की सोच भी एक दिन जरूर बदलेगी। तुम दुखी मत हो। माँ, बचपन से ही पिताजी का ये व्यवहार देखकर हम दुखी हो गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम अपना मन दुखी ना करो, जाओ कहीं घूमा, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। माँ, हम धरती लोक चले जाएं, समय से लौट आएंगे। धरती लोक में हमारे लिए बहुत खतरा है। माँ, हम इंसानी रूप लेकर जाएंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, जाओ, लेकिन समय से नागलोक लौट आना। कुछ समय बाद रुद्रिका एक इंसानी लड़की का रूप लेकर धरती लोक के लिए निकलती है, जहाँ पहुँचने के बाद उसकी नजर आसमान में उड़ रही रंग बिरंगी पतंगों पर जाती है, जिन्हें देखकर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो है क्या। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बहुत सारी पतंगों को लिए बैठी एक लड़की राशि पर जाती है और वो उसके पास जाकर कहती है, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुमसे क्या मतलब? तुम हो कौन? ठीक है सहेली, अगर तुम हमें नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, हम नहीं पूछेंगे। तुम क्रोधित ना हो। क्रोधित? अरे तुम इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रही हो? कौन सी दुनिया से आई हो? हम तो ऐसे ही बोलते हैं। क्यों, हमने कुछ गलत बोल दिया? नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला, कुछ अलग बोला इसलिए कहा। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम एक बात पूछे सहेली। तुम मुझे सहेली क्यों बोल रही हो? तुम और मैं आज पहली बार मिल रहे हैं और मेरा नाम राशि है। खैर छोड़ो, बताओ तुम क्या पूछ रही हो? हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, पूरे आसमान में बहुत सारी रंग बिरंगी चीजें उड़ रही हैं। ये कौन से पक्षी हैं? मानो जैसे कोई इंद्रधनुष निकला हो। तुम यहाँ मुझे पागल बनाने आई हो क्या, जो तुम्हें पतंग के बारे में ही नहीं पता है? पतंग? ये क्या है और कैसे दिखती है? सहेली, तुम कहाँ से आई हो जो तुम्हें पतंग के बारे में नहीं पता है? रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। राशि इतना कहकर अपने पास रखी पतंगों को रुद्रिका को दिखाती है और उसके बारे में सब चीजें बताती है कि वो किस लिए और क्यों उड़ाई जाती है, जिसे सुनने के बाद रुद्रिका कहती है, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, जो एक धागे में फंसकर आसमान को छूती है, जिसे मानो कोई पंछी उड़ रहा हो। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता है ये तो कुछ भी नहीं है। तुम 2 दिन बाद देखना, 15 अगस्त को तुम्हें आसमान में सिवाय इन रंग बिरंगी पतंगों के कुछ नहीं दिखाई देगा। अच्छा, लेकिन हमें केवल इन पतंगों को देखना ही नहीं है, बल्कि उड़ाना भी है, ताकि हम भी तुम्हारे साथ 15 अगस्त को पतंगबाजी कर सके। क्या तुम मुझे सिखाओगी? तुम पक्का मेरे साथ पतंगबाजी करोगी? हाँ, हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं एक गरीब और छोटी जाति की लड़की हूँ, इसलिए कोई भी मेरे साथ पतंगबाजी नहीं करता। तुमने पूछा था ना कि मैं अकेली क्यों बैठी हूँ, यही कारण था। तुम क्या हो क्या नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से तुम हमारी सहेली हो बस। रुद्रिका की बात सुनकर राशि को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद वो रुद्रिका को पतंग उड़ाना सिखाना शुरू करती है और कुछ समय में ही रुद्रिका बहुत अच्छी पतंगबाजी करना सीख जाती है और 15 अगस्त वाले दिन
सभी की पतंगों के साथ राशि और रुद्रिका की पतंगे भी आसमान में उड़ रही थी। पतंगबाजी सीखने के चक्कर में रुद्रिका नागलोक वापस लौटना ही भूल जाती है। तभी अचानक पतंग उड़ाते समय उसे अपने माँ से किया हुआ वादा याद आता है और उसके हाथ से पतंग छूट जाती है और उसे बचाने के चक्कर में वो जैसे ही मांझे को खींचती है तो उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथ से निकलता हुआ खून देखकर राशि उसे रोकने के लिए उसके हाथ को अपने मुंह में लेने की कोशिश करती है। तभी रुद्रिका अपने हाथ को पीछे खींच कर कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे खून को अपने मुंह पर क्यों लगा रही हो? मैं तो तुम्हारा खून रोकने की कोशिश कर रही थी बस। और तुम्हें क्या हो गया? अभी तो तुम बहुत खुश थी। कुछ नहीं, पतंगबाजी सीखने के चक्कर में हम अपने घर लौटना ही भूल गए। हमें अब लौटना होगा। माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। पहले तुम मुझे ये खून रोकने दो, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, एक नागिन हूँ। हमारे खून में जहर है। रुद्रिका इतना कहकर अपने अर्धनागिन रूप में राशि के सामने आती है, जिसे देखने के बाद राशि कहती है, मुझे तुम्हारे नागिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम फिर भी मेरी सहेली ही रहोगी। तुम्हारे साथ बिताए ये पल मैं हमेशा याद रखूंगी और याद के तौर पर तुम ये सारी पतंगे और मांझों को अपने साथ ले जाओ और अपने नागलोक में उड़ाना। राशि की बात सुनकर रुद्रिका बड़ी ही खुशी के साथ बहुत सारी पतंगों को लेकर नागलोक आती है। जहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि सब नाग नागिन डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। नागलोक का ऐसा हाल देखकर वो सीधा यामिनी के कक्ष में जाती है और उनसे सारी बात पूछती है, जिस पर यामिनी उसे चील के बारे में बताती है, जो आए दिन किसी न किसी नाग नागिन को अपने पंजे में दबोचकर उड़ जाता है। यामिनी की सारी बातें सुनने के बाद रुद्रिका कहती है, पिताजी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग तो नाग नागिन है, जमीन के लोगों से लड़ सकते हैं, आसमान में उड़ने वाले लोगों को क्या करे? रुद्रिका और यामिनी आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें नागराज के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों बाहर जाती हैं और देखती हैं कि एक चील रक्षित को अपने पंजों में दबोचकर आसमान में उड़ रहा है। तभी अचानक रुद्रिका को पतंग और मांझों का ख्याल आता है और वो जल्दी से पतंग लाकर नागरानी को मांझा पकड़ाकर पतंग को आसमान में उड़ाती है। उसकी ये पतंगबाजी देखकर पूरा नागलोक हैरान था। कुछ समय बाद वो अपनी पतंग के मांझे की मदद से उस चील को घायल कर देती है और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर आ गिरता है, जिसके बाद यामिनी कहती है, तुम ये क्या लेकर आई हो जो आसमान में उड़ता है और इतना तेज है कि इतने बड़े चील को भी घायल कर दिया? माँ ये पतंग है, इसे धरती लोक के लोग आसमान में उड़ाते हैं। हमें क्या पता था कि हमारी शौक में सीखी हुई पतंगबाजी नागलोक के वासियों की जान बचाने के काम आएगी। देखा नागराज, आपने जिस पुत्री को आज तक प्यार से देखा तक नहीं, उसी पुत्री ने आपके बेटे की जान बचाई है। और जिस बेटे को आप अपनी राजगद्दी सौंपने वाले थे, वो न खुद को बचा पाया और न ही नागलोक वासियों के। नागरानी की सारी बातें सुनने के बाद नागराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रुद्रिका से अपनी गलती की माफी मांगकर उसे दिल से अपना लेते हैं। और इस तरह से रुद्रिका नागिन की पतंगबाजी न केवल नागराज को बल्कि पूरे नागलोक के दिल में राज करती है। रश्मिका एक बहुत ही सुंदर लंबे बालों वाली नागिन थी। ऐसे ही एक दिन वो नदी किनारे बैठकर अपने केश धो रही थी। तभी वहाँ उसकी सखेली अमोली आती है और उससे कहती है, रश्मिका एक बात कहूँ क्या? कहो ना, क्या हुआ? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो तुम्हारे इतने लंबे केश हैं, इनको संभालते हुए परेशान नहीं होती तुम? नहीं तो, मुझे मेरे लंबे केश बहुत अधिक प्रिय हैं। ठीक है। वैसे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गई। फिर देखा तुम भी यहाँ हो तो तुम्हारी तरफ चली आई। चलो अच्छा है, वैसे मैंने भी केश धो ही दिए हैं, चलो चलते हैं। इतना कहकर रश्मिका और अमोली अपने नागिन रूप को धारण करती है और गुफा में जाती है। गुफा में पहुंचकर जैसे ही रश्मिका अपने अर्धनागिन रूप में आती है, तभी रश्मिका कहती है, अरे यार ये क्या हो गया? क्या हुआ? अरे अभी तो हमने केश धोकर साफ किए थे, पर गुफा तक आने में फिर से गंदे हो गए। पर कोई नहीं, इतने गंदे नहीं हुए हैं, पूरे सूख जाएंगे तो सही दिखेंगे।
तुम्हें पता है मैंने कई दफा अपने बालों को काटा भी है, पर मैं जितनी काटती हूँ ये उतनी ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अब जब भोलेनाथ ने तुम्हें लंबे केश वाली नागिन कहलाने का हक दिया है तो फिर उसे स्वीकार कर लो। सही कह रही हो। चलो तब तक मैं अपना नागिन रूप धारण नहीं करूँगी जब तक मेरे ये लंबे केश सूख ना जाएं। ऐसे ही दोनों सहेलियां आपस में बातें करती हैं। कुछ घंटों के लंबे इंतजार के बाद रश्मिका के बाल सूख जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक शाम रश्मिका अपनी माँ विदा के साथ नागलोक के जश्न में जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी विदा रश्मिका के पास आकर देखती है कि रश्मिका अपने लंबे बालों को बिखराए बैठी है। ये देखकर विदा कहती है, अरे रश्मिका, ये क्या कर रही है तू? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? माँ मैं क्या करूँ, देखो ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा अपने इन लंबे केशों का मैं क्या करूँ। अरे कब से इनको संवारने में लगी हूँ, पर बात मेरे बस के बाहर है। अरे बेटा, अब मैं क्या करूँ? तेरे बाल कटवाती हूँ तो भी उतने ही बढ़ जाते हैं, वो भी कुछ दिनों के भीतर ही। माँ आप मदद करो ना, नहीं तो मुझे शाम से सुबह हो जाएगी पर मेरे केश संवर नहीं पाएंगे। रुक जा, मैं करती हूँ कुछ। जल्दी करो माँ, नहीं तो जश्न में सारा जहर और दूध खत्म हो जाएगा। कर रही हूँ। विदा जल्दी से रश्मिका के बालों की चोटी बनाकर उन्हें बांध देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी आराम से जश्न में जाते हैं और मजे उठाते हैं कि तभी जश्न में रश्मिका के लंबे बाल देखकर एक केतन नाम का नाग उसके पास आकर कहता है, हे रूपवान घने केशों वाली नागिन, कौन है आप? मैं हूँ नागिन रश्मिका। और आप? मैं नाग केतन हूँ, जिसके आने की खुशी में ये जश्न रखा गया है। मैं ही हूँ नागराज का पुत्र, जो लंबी तपस्या के बाद वापस से नागलोक लौटा है। ओह अच्छा ठीक है। वैसे आपसे एक बात कहूँ? जी जी कहिए, क्या हुआ? आपके ये लंबे केश बहुत सुंदर हैं, पर जी पर क्या? पर भोलेनाथ की कसम आप इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो कल हम शिव मंदिर के पास वाले बगीचे में मिल सकते हैं। जी ठीक है, कल दिन के तीसरे पहर में आपको मैं वहीं मिलूंगी। इतना कहकर रश्मिका शर्मा कर अपने बालों को संवारती हुई वहाँ से जाती है। ऐसे ही अगले दिन वो अच्छे से तैयार होकर इत्र लगाकर केतन से मिलने के लिए शिव मंदिर के पास वाले बगीचे में जाती है, जहाँ केतन हाथों में सुंदर महकते हुए गुलाब के फूल लिए खड़ा था। तभी रश्मिका उसके पास आती है तो केतन कहता है, रश्मिका तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे कहने पर यहाँ आई। जी कोई बात नहीं। वैसे ये गुलाब किस लिए? ये गुलाब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे इन सुंदर केशों में लगाने के लिए। सत्य में? जी सत्य में। तुम्हारी इजाजत हो तो ये गुलाब मैं तुम्हारे बालों में लगा दूं? जी लगा दीजिए। रश्मिका की बात सुनकर केतन खुश हो जाता है और केतन उसके लंबे केशों को गुलाब से सजाता है। ऐसे ही दोनों साथ में बहुत सारा समय गुजारते हैं। वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ रश्मिका और केतन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों कभी कहीं तो कभी कहीं मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम जब वन में केतन रश्मिका की गोद में सर रख कर लेटा था, तभी रश्मिका कहती है, केतन हम दोनों विवाह कब करेंगे? अब ऐसे रोज रोज मुझसे छुपकर नहीं मिलना अच्छा लगता। बस थोड़ा वक्त और, फिर मैं पिताजी और माताजी को सब कुछ बता दूंगा। बस वो दिन जल्दी ही आ जाए जब हम विवाह के बंधन में बंध जाएं। जल्दी आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इन लंबे केशों की जो खुशबू है ना, ये मुझे तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रहने देगी। दिल तो करता है बस इनकी आगोश में खो जाऊं और फिर कभी होश में ना आऊं। क्या बात है, आज इतने प्यार भरे शब्द कह रहे हो। जब प्यार इतना प्यारा हो तो प्यार भरे शब्द तो अपने आप ही आ जाते हैं जुबान पर। अरे ऐसा है क्या? इधर आओ, सीने से लग जाओ मेरे। रश्मिका की बात सुनकर केतन जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उनका ये प्रेम चित्र छुपकर अमोली देख लेती है और उसके तन बदन में ये सब देखकर आग लग जाती है, जिसके बाद वो खुद से कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। हमेशा से मैंने ही केतन से प्यार किया है, उसे पाने की चाह रखी है, उसके तब से लौटकर आने का इंतजार करती रही और ये रश्मिका उसे अपने लंबे बालों के जाल में फंसा रही है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। रश्मिका के जिन लंबे केशों से केतन को प्रेम है, मैं ये केश ही नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर अमोली गुस्से में काली पहाड़ी की तरफ जाती है और वहाँ से कुछ ऐसी जंगली जड़ी बूटियाँ लेकर आती है जिनका प्रयोग केशों पर करने से केश झड़ जाते हैं। बूटियाँ लेकर
अमोली अपनी गुफा में वापस आती है और वहाँ बैठकर उसका लेप तैयार करती है। और अगले दिन वो लेप लेकर रश्मिका के पास जाकर कहती है, अरे रश्मिका, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। भली हूँ एकदम। सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? बताओ। ये देखो, इस लेप को लगाने से तुम्हारे बाल बहुत ही रेशमी हो जाएंगे। अरे वाह, फिर तो मैं और खूबसूरत नजर आऊंगी। तुम ये लेप लगा लो, कल से असर दिखने लगेगा। रश्मिका को वो लेप देकर अमोली वहाँ से चली जाती है और रश्मिका अमोली के कहे अनुसार बालों में लेप लगाती है। धीरे धीरे वो लेप अपना असर दिखाना शुरू करता है और रश्मिका के घने बाल टूटने लगते हैं और धीरे धीरे उसके सर पर बहुत कम बाल बचते हैं। अपने केशों का ये हाल देखकर रश्मिका गुस्से में अमोली के पास जाकर कहती है, अमोली, तुमने ये सब क्या किया? तुमने मुझे क्या लगाने को दिया था कि मेरे सारे केश झड़ गए? जो भी दिया हो, पर तुझे ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा हर कोई तुम्हारी और तुम्हारे केशों की तारीफ करता था। लो, अब तुम्हारे केश ही नहीं रहे। अब केतन तुम्हें नहीं बल्कि मुझे प्यार करेगा। अमोली इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर केतन आता है और अमोली को एक जोरदार चांटा लगाकर कहता है, मूर्ख नागिन, तुम मुझे पाने के लिए इतना गिर जाओगी? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमने रश्मिका से प्यार उसके घने लंबे बाल देखकर नहीं किया था, बल्कि उसके दिल से किया था। अगर रश्मिका के सर पर एक बाल भी नहीं होगा ना, तब भी मैं उसे उतना ही प्यार करूंगा जितना अब करता हूँ। इतना कहकर केतन रश्मिका का हाथ पकड़कर उसे अच्छे से वैद्य के पास लेकर जाता है और उसके केशों का उपचार करवाता है। तो वहीं अमोली केवल अपने हाथ मलती रह जाती है। नितिका नागिन नागलोक के वन में बैठे लगातार आसमान की तरफ देख रही थी। तभी उसकी सखी वाणी वहाँ आती है और नितिका को ऐसे देखकर कहती है, अरे, ये आसमान में कौन से राजकुमार की शक्ल देखने का प्रयास कर रही हो नितिका? अरे वाणी, तुम यहाँ? हाँ, मैं। अब ये बताओ कि किसको देखने का प्रयास कर रही हो आसमान में? किसी देवता ने दर्शन दिए हैं क्या तुम्हें? नहीं, मैं किसी देवता को खोजने का प्रयास नहीं कर रही, बल्कि मैं तो मानसून का इंतजार कर रही हूँ, जिस मौसम में रिमझिम बरसात होती है, क्योंकि मुझे बरसात में नृत्य करना बहुत पसंद है। वाह, बारिश में अब तक मेंढकों को नाचते और उछलते देखा है, लेकिन बारिश में नाचने वाली नागिन नहीं देखी मैंने आज तक। कोई नहीं, अब देख लेना, एक बार बस बारिश आ जाए। नितिका आसमान की ओर देखकर बारिश का इंतजार करती है। उस दिन तो बारिश नहीं होती, लेकिन कुछ दिन बाद एक शाम को जब नितिका भोलेनाथ की पूजा करके मंदिर से लौट रही थी, तो जोरों से बादल की गरजने की आवाज आती है, जिसको सुनकर नितिका कहती है, लगता है बारिश आने वाली है। हे भोलेनाथ, कृपया करके इन बादलों को जल्दी ही बरसने का आदेश दीजिए, ताकि ये नागिन अपने मन की इच्छा पूरी कर सके। नितिका के इतना बोलते ही रिमझिम करके बारिश की बूंदें उस पर गिरने लगती है। बारिश के शुरू होते ही नितिका अपनी बाहें फैलाए बारिश का आनंद लेते हुए नृत्य करती है और ऊपर से नीचे तक बारिश की बूंदों से भीग जाती है। और उसी समय नागलोक का सबसे सुंदर नाग लक्ष्य नितिका को बारिश में भीगते और नृत्य करते देखकर कहता है, वाह, क्या अद्भुत नजारा है। एक नागिन मोर की भांति बारिश में नाच रही है। कितनी खूबसूरत लग रही है ये। बारिश की बूंदें जैसे इसके शरीर को भिगाने के लिए बनी हो। आज से पहले मैंने ऐसा अद्भुत नजारा कहीं नहीं देखा। बारिश में नाचती नागिन नितिका की नजर दूर पेड़ की छांव में खड़े लक्ष्य पर जाती है और वो उसके पास आकर कहती है, लक्ष्य नाग, आप यहाँ? मैं तो मंदिर की ओर जा रहा था कि अचानक ही बरसात होने लगी। उससे बचने के लिए मैं इस वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन नागिन नितिका अब बारिश में भीगते हुए बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी। सत्य में आपको मेरा नृत्य अच्छा लगा? वो क्या है ना, बारिश के आते ही मेरा ये नागिन बदन अपने आप बारिश की बूंदों के साथ थिरकने लगता है। मुझे बारिश में भीगना और नृत्य करना बहुत पसंद है। और मुझे बारिश में आपको नृत्य करते देखना बहुत पसंद है। क्या बोले आप? कुछ नहीं, मैं कह रहा था आपकी इजाजत हो तो इस बारिश का आनंद मैं भी ले सकता हूँ आपके साथ। अवश्य, इसमें इजाजत की कोई जरूरत ही नहीं, आइए ना। जहाँ लक्ष्य नितिका के नृत्य का दृश्य बहुत करीब से देखता है, लेकिन ये सब एक वृक्ष के पीछे छुपकर वाणी देख रही थी, जो बोलती है,
तुम मेरी मित्र थी नितिका, लेकिन आज तुम्हारे इस बारिश में नृत्य करने की वजह से लक्ष्य तुम पर मोहित हो उठा। जिससे मैं प्रेम करती थी वो तुमसे प्रेम करने लगा। इसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। अब देखना, इस बारिश में नाचने वाली नागिन पर ये बारिश और नाच दोनों ही भारी पड़ेगा। वाणी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और बारिश बंद होने के बाद लक्ष्य और नितिका भी अपने अपने भवन चले जाते हैं। लेकिन लक्ष्य को अब हर पल आंखें बंद करने पर बारिश में नाचती नागिन नितिका का चेहरा नजर आता। तो वहीं नितिका जब भवन में आकर वस्त्र बदल कर बैठी होती है, तभी वहाँ वाणी आकर नितिका से कहती है, तो मेरी सखी की मनपसंद बारिश हो ही गई। कैसा लगा बारिश में नृत्य करके? बहुत ही अच्छा लगा सखी। और तुम जानती हो, नागलक्ष भी मेरे साथ बारिश में भीगे। उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान ने मुझे बड़ी खुशी दी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लक्ष्य की मुस्कान तो बनी ही रहेगी नितिका, लेकिन तुम्हारा ये बारिश में आनंद लेने का सिलसिला मैं जल्दी ही खत्म करूंगी। वाणी अपने मन में नितिका के खिलाफ नफरत भर लेती है। वक्त गुजरता है, नागलोक में दोबारा बारिश नहीं होती, जिसके चलते नितिका उदास होती है। तभी वाणी नितिका के पास आकर कहती है, बारिश के ना आने से मेरी सखी परेशान है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। क्या हाल है सखी? पृथ्वीलोक पर अभी अभी मानसून का मौसम आया है, तो वहाँ बारिश होने के आसार बने हैं। तुम बारिश का मजा लेने पृथ्वीलोक जा सकती हो, और वहाँ एक बहुत सुंदर वन है जिसमें बारिश की रिमझिम बूंदें बहुत तेज बरसती हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी नागलोक में बहुत कम वर्षा होती है। मैं आज पृथ्वीलोक जाकर उस वन के दर्शन करूंगी। वाणी इतना बोलकर नितिका के भवन से चली जाती है और बाहर जाकर खुद से कहती है, जाओ नितिका, पृथ्वीलोक जाओ, जहाँ बारिश में तुम नाचोगी तो सही, लेकिन वो नृत्य तुम्हारा अंतिम नृत्य होगा। इतना बोलकर वाणी वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसी समय नितिका से मिलने आ रहा लक्ष्य वाणी की बातें सुनकर बोलता है, ये वाणी नितिका के अंतिम नृत्य की बात क्यों करके गई? कहीं नितिका के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला? मुझे जाकर नितिका से इस बारे में बात करनी चाहिए। लक्ष्य नितिका के भवन में जाता है तो वो वहाँ नहीं होती, क्योंकि नितिका पृथ्वीलोक पहुँच चुकी थी। पृथ्वीलोक के उसी खूबसूरत से वन में खड़ी नितिका आसमान में घने काले बादल देखकर खुद से कहती है, लगता है बड़े जोरों की बारिश आने वाली है। मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि बारिश में नाचने का अपना अलग ही मजा है। नितिका के इतना बोलते ही बारिश की बूंदें उस पर गिरना शुरू हो जाती है और उनके साथ नितिका के पैर थिरकने लगते हैं। रिमझिम बारिश में नाचती नागिन का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। लेकिन इस दृश्य में एक खलन तब पड़ता है जब उस वन में एक इच्छाधारी मोरनी नितिका को नाचती देखती है और खुद से कहती है, इस नागिन ने बरसात में नाच के अपनी मौत को दावत दी है, क्योंकि बरसात में सिर्फ मोरनी का नृत्य ही एक अद्भुत दृश्य बनाता है। अभी इसका अंत करती हूँ। मोरनी अपने विशाल रूप में आकर नितिका के समक्ष आकर उसके नृत्य को रोकते हुए कहती है, नागिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई बारिश में नाचने की? तू जानती नहीं है कि मोरनी का नृत्य ही बारिश में अधिक सुहावना दृश्य बनाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पृथ्वीलोक आने की और मेरे वन में नाचने की? तुम मोरनी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बरसात पर और वन पर केवल तुम्हारा अधिकार है। ये बरसात कुदरत की देन है और मुझे बरसात में नाचना बहुत पसंद है, इसीलिए तुमसे डरकर मैं नृत्य करना छोड़ नहीं दूंगी। नितिका बिना डरे अपने नृत्य को जारी रखती है, जिस पर मोरनी को और गुस्सा आता है और वो अपने मोरनी रूप में आकर नितिका पर हमला कर देती है। मोर और सांप वैसे ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जिस कारण नितिका भी अपने नागिन रूप पे आकर उस पर वार करती है। लेकिन मोरनी के वार से घायल होकर नितिका अपने सांप रूप में आ जाती है, जिस पर मोरनी अपने आधे इंसानी रूप में आकर कहती है, अब तुझे खाकर मैं अपनी भूख भी शांत करूंगी और तेरा बारिश में नाचना भी बंद करूंगी। इतना बोलकर मोरनी मोर रूप लेकर सांप बने नितिका को अपनी चोंच में दबाकर खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ लक्ष्य आता है और वो मोरनी पर वार करता है, जिससे उसकी चोट से नितिका गिर जाती है और वो गिरते ही अपने इंसानी रूप में आती है। जिसके बाद मोरनी गुस्से में लक्ष्य पर हमला करती है, लेकिन लक्ष्य की शक्तियों के आगे वो टिक नहीं पाती
और घायल होकर वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद लक्ष्य नितिका को अपनी गोद में संभालते हुए कहता है, नितिका, तुम ठीक तो हो ना? मैं वाणी को छोड़ूंगा नहीं। पर वाणी ने ये क्या किया लक्ष्य? उसी ने तुमको जानकर यहाँ भेजा, क्योंकि उसको पता था यहाँ मोरनी रहती है और मोरनी नागलोक में तो आ नहीं सकती, इसलिए उसने तुमको यहाँ भेज दिया ताकि मोरनी के हाथों तुम्हारा अंत हो जाए। परंतु उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करती है और मैं तुमसे, इसीलिए उसने जलन की भावना से ये करा। ये सुनकर नितिका को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो लक्ष्य के साथ नागलोक जाती है और वाणी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। साथ ही उसको नागराज के सैनिकों को सौंप देती है। जिसके बाद लक्ष्य नितिका के ठीक होने के बाद आने वाली बरसात में उससे अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों मिलकर बारिश में नृत्य करके अपने प्रेम भरे जीवन की एक खुशनुमा शुरुआत करते हैं।